प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन पर चर्चा किए थे पिछली बार। आज जिस क्वेश्चन से हम लोग चर्चा करना शुरू कर रहे हैं 41 क्वेश्चन है। स्केलेटन सिस्टम से लिए गए कुछ प्रश्न थे, तो जिसमें बहुत आसान सा एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है। पिछले वीडियो का लास्ट प्रश्न भी यही था, 40 क्वेश्चन भी यही था कि ह्यूमन के ईयर में कितने बोन्स पाई जाती हैं। तो वहाँ पे प्रश्न था 3, और जिसका मतलब आंसर था 3, और तीनों का डिस्क्रिप्शन जो था स्टेप्स था। तो ये आप तीनों को जो है तीनों हड्डियों के नाम बताए गए थे, स्टेप्स, मैलेस और इंकस। उसके बाद ये बताया गया था कि इनकी ओरिजिन साइट क्या क्या होती है। वही प्रश्न सेम यहाँ रिलेट है। देखिए उन रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा द 3 ईयर ऑस्किल्स ऑफ द मैमल्स आर फॉर्म फ्रॉम विच बोन, किस बोन से ये तीनों बनती हैं। जो 3 बोन होती हैं वह तीनों बोन किससे बनती हैं। तो क्वाड्रेट है, एट्रिकुलेट है और हायोमेंड्री है, मैंडिबुलर है। तो हायोमेंडिबुलर, क्वाड्रेट और जो है एट्रिकुलेट, देखिए कहाँ है। तो हायोमेंडिबुलर तो इसमें मिल रहा है, लेकिन ये और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेट मिल रहा है, एट्रिकुलेट मिल रहा है और हायोमेंडिबुलर मिल रहा है। तो सबसे सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर 3। और इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो के लास्ट प्रश्न में कर चुके हैं, चूंकि यहाँ पे व्याख्या उसलिए कटी हुई है। ठीक है, अब आगे आइए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तनियों में पाए जाने वाली सबसे छोटी स्थिति क्या होती है। इसका भी डिस्क्रिप्शन हो चुका है। तो सबसे छोटी स्थिति कान की होती है, कान की हड्डी होती है, और जो कि स्टेपीज होती है। आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न को, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, जीके का क्वेश्चन है, सबको पता है, इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आज तो नहीं, कल मैं आपको 500 प्रश्न का एक वीडियो देने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस संडे तक आपको मिल जाएगा, इसी संडे को। और इसमें हम वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ करने वाले हैं। उसके बाद अगले संडे को हम जो है 400 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। इसमें 2 पार्ट में होगा, 250 प्रश्न आज और 250 प्रश्न कल। ठीक, और कल हम आपको देने वाले हैं जो प्रश्न, वह प्रश्न आपका होगा किसका। तो आप कहेंगे वो होगा एनिमल किंगडम से। तो नॉन कार्डेटा के 250 प्रश्न कर, उसके बाद अगले फ्राइडे सैटरडे में ऐसे करके आपको जाते रहेंगे। लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों पे हमें वर्क करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यूनिट वाइज भी प्रश्न आएंगे, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारे प्रश्न आपके पास पहुंचेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भरोसा दिलाता हूं कि सिलेक्शन हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा रेखित पेशीय तंतुओं में यम रेखा स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती, यही पूछा जा रहा है। कह रहा है एच बैंड पे, आई बैंड पे, ए बैंड पे, जेड बैंड पे। तो अब आपको बताना है कि जो यम लाइन बनती है कहाँ बनती है। आप ये एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी का सीधा सा प्रश्न है, आई बैंड, माफ करिएगा, ए बैंड पे बनता है। तो एनसीईआरटी का सीधा सा ये प्रश्न है, और उसकी मांसपेशियां जब आप चले जाएंगे पेशीय तंत्र वाले चैप्टर में, अभी वो चैप्टर मुझे पढ़ाना है एनसीईआरटी वाला, जब उसमें जाएंगे तो आप ऐसे देखेंगे कैसे ऐसे रेखाएं बनी हुई हैं बहुत सारी। वो मतलब कार्बन कॉपी वाला है, और उसमें जोन बने हुए हैं। तो ए जोन पे ही आपको बैंड देखने को मिलता है। कह रहा यम लाइन आ जाती। ए बैंड मोटे और पतले दोनों तंतुओं का बना होता है। इसका केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं द्वारा अति व्यवस्थित नहीं हो पाता उसे यच क्षेत्र कहते हैं। कह रहा जो पतला वाला हिस्सा होता है वो व्यवस्थित नहीं रहता, तो उसे यच क्षेत्र कहते हैं। सार्कोमियर के मध्य यच क्षेत्र में मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई पतली यम रेखा पाई जाती है। मांसपेशियों में शीतलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं। तो सीधी सी बात है, मांसपेशियों के शिथिलन हो, प्रकुंचन हो, कोई भी काम हो, उसके लिए कैल्शियम आयन का ही नाम आता है बार बार। तो सही आंसर आपका क्या कौन सा होगा, कैल्शियम आयन होगा। राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, वो भी राजस्थान पीएचडी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जैसे कि अपने यहाँ जीआईसी प्रवक्ता होता है उस तरह से। कह रहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का प्रारंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे जुड़े पेशी रेशे
एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन और पेशी रेशों में सार्कोलेमा के मध्य की संधि को तंत्रिका पेशी संगम या प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एसिटिल कोलिन एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशी रेशे पर फैले होते हैं जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन के स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंत्र पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन से ढके हुए स्थानों को खोल देता है जो अंततः पेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं जो अंततः मांसपेशियों के शिथिलन के लिए उत्तरदायी होता है। थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा होता है? अच्छा, जब देखिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और मांसपेशियों में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उस समय आपको जो कमी होती है वो कमी किसकी होती है? लैक्टिक अम्ल की होती है। किसकी कमी होती है? लैक्टिक अम्ल की होती है। मांसपेशियां एनएरोबिक रिस्पायरेशन करने लगती हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, यह लैक्टिक एसिड अस्थायी तत्व होते हैं, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा और समाप्त हो जाती है, दर्द खत्म हो जाती है। मानव शरीर में भारी व्यायाम या तेज दौड़ने के कारण ऑक्सीजन की अस्थायी कमी हो जाती है। इस समय शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अपर्याप्त ऑक्सीजन की वजह से अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है। यह मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द का मुख्य कारण होता है। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी से बच्चों को जब कभी पढ़ाता हूँ, 11th में भी है ना रिस्पायरेशन, तो उसको जब पढ़ाता हूँ तो मैं कभी बताता हूँ उन्हें कहानी से कि बचपन में देखिए, आप अपने घरों में भी देखे होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के, तो इन छोटे बच्चों में क्या होता है कि घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए कथा है, पूजा है, कुछ भी है, शादी विवाह कुछ भी है, तो उस फंक्शन में क्या होता है ना, परिवार के लोग एक जगह गैदरिंग करके अपनी अपनी फेंकते रहते हैं, सबको अपना अपना बताना है, अपनी अपनी बातें करनी है। तो उसमें बच्चा क्या काम करता है? बड़ा शातिर होता है, वो धीरे से दिमाग लगाता है और मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल लेके दीवार की तरफ चिपक जाता है, छिपकली बन के दीवार पर चढ़ने लगता है, चुपचाप अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। अच्छा, उस पर नज़र सबसे पहले उसकी मम्मी की जाएगी, तो वो कुछ देर बाद जब वो देख लेंगी कि आधा घंटा 1 घंटा देख लिया, तब उसके बाद क्या कहेंगे कि एक काम करो, चलो अब पढ़ाई करो। और जैसे उसे पढ़ाई के लिए कहा जाता है, उसके हाथ में दर्द होने लगेगी, पैर में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। एक्चुअली में उसको दर्द पहले से भी हो रही थी, लेकिन वो मोबाइल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि वो वहाँ लोग शोर कर रहे थे, बात कर रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं था, वो अपने दुनिया में इन्वॉल्व हो गया था मोबाइल में। उसे क्या कहते हैं, वो बशीकरण में आ गया था मोबाइल के। लेकिन जैसे वो चेतना में आया, अब उसे वो दर्द महसूस हो रही। अच्छा, वो दर्द है क्योंकि लगातार मोबाइल को एक तिरछे हाथ से पकड़ा हुआ था, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, हाथ में कंपन हो रहा है। ठीक, जोजनी पकड़ना कहते हैं ना, कंपन हो रही, ये सारी समस्याएं उससे हो रही। वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, और जैसे ही वो बच्चा वो बहाने लगाने लगता है ना कि अभी ये नहीं हो रही, तो मम्मी कहती जाओ बाहर खेल के आओ कुछ देर। अगर वो मम्मी ठीक ठाक हैं, कम पढ़ी लिखी, तब 8 तक 9 तक जैसे हम लोग मम्मियाँ थी उस तरह की, अगर ये मम्मी गलती से सीबीएसई बोर्ड से 10 तक पढ़ी है, तो उसको खींच के सर्विसिंग करेंगी बच्चे की। और जैसे कुटाई होगी, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी बढ़ेगी, बच्चा गुस्से में आएगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आराम से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती, बच्चे की दर्द खत्म हो जाती। चूंकि ये अस्थायी होता है, लैक्टिक एसिड जमा नहीं रहता है, अस्थायी होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब किसी के बाद बताइएगा मत, अपने जानते रहिएगा। ठीक है, प्रत्येक एक्टिंग पतला, कहीं ऐसी घटना देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, हमारी बात याद आएगी कि हमने कहा था, और उससे गेस कर लीजिएगा कि सामने वाला कहाँ तक पढ़ा है। ठीक, तो प्रत्येक एक्टिंग पतला रेशा बना होता है, किसका बना होता है? तो एक्चुअली में
जो एक्टिंग होता है ना उसमें दो एफ होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है, ये चूंकि बिहार का पेपर है तो इसमें एक ऑप्शन होता है ना उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये तीनों पाए जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन रहता है, पांचवा ऑप्शन नहीं रहता, तो भी आपका ये सही होता। तीन के तीनों सही हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, कह रहा प्रत्येक एक्टिंग पतला रेशा दो एफ तंतुओं यानी फाइब्रस प्रोटीनों एक्टिनों से, ट्रोपोमायोसिन से और दो रेसे ट्रोपोनिन से मिलकर बना होता है। कशेरुकी नख उत्पन्न होते हैं। वर्टिब्रेट नेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द, नेल्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रेटम जो है कार्नियम से, तो वो सही है। स्ट्रेटम कार्नियम यानी कण स्तर के ग्रेनुल से बनते हैं। देखिए कशेरुकी जंतुओं यानी जिसके कशेरुक दंड पाई जाती है जंतुओं में त्वचा के दो मुख्य स्तर एपिडर्मिस तथा डर्मिस होते हैं। एपिडर्मिस स्तर 5 उपस्तरों में बंटा होता है जो बाहर से अंदर की ओर क्रमशः कण स्तर, स्ट्रेटम सरनियम, स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम सॉरी ल्यूसिडियम कड़ी स्तर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्पंजी स्तर, स्ट्रेटम स्पॉन्जिसम एंड अंकुरण स्तर, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, सल्क स्तर, स्केल्स, नख, सींग, बाल, ठीक, पंख इत्यादि संरचनाएं एपिडर्मिस की सबसे बाहरी अर्थात कण स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम से उत्पन्न होती हैं जो क्रेटिन युक्त होती हैं। स्तनियों में बाल किससे उत्पन्न होते हैं, बाल किससे, एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस, एपिडर्मिस से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित स्पंजी ऊतक होता है, प्लाज्मा कोशिका, डर्मिस, फाइब्रोब्लास्ट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है डर्मिस आपका सही आंसर होता है। फिर इधर आते हैं और कह रहा त्वचा की डर्मिस सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित स्पंजी ऊतक होते हैं जो एपिडर्मिस के नीचे की ऊतकों के बीच में स्थित होती हैं। डर्मिस एक रेशेदार संरचना है जो कोलेजन, लोचदार ऊतक और अन्य बाह्यकोश की घटकों की बनी होती हैं जिससे वाहिका, तंत्रिका तंत्र, बालों में रोम और ग्रंथियां आदि शामिल हैं। प्लाज्मा कोशिका तथा फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक की कोशिकाएं हैं। ऑटोलिथ पाया जाता है आमाशय में, अंतःकरण में, अस्थिमज्जा में, यकृत में। ऑटोलिथ आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर। अंतःकरण में एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ कहते हैं। ये गुरुत्व व वेग वृद्धि के प्रति संवेदी होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के पतले तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इनमें से सभी। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंकाली पेशियों का प्रत्येक पेशी तंतु अनेक मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। इसकी कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के दो तरह के तंतु होते हैं, मोटे तंतु तथा पतले तंतु। मोटे तंतु मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं जबकि पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं। मांसपेशी का संकुचन प्रोटीन कौन सा से होता है, तो संकुचन प्रोटीन में आपके एक्टिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होते हैं। अतः यहाँ पे जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। ये बिहार में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 5 ऑप्शन होता है तो जिसमें आपको डी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम सही है। मैंने पीछे भी इस प्रश्न को बताया था कि मांसपेशी प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार होता है। इसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इलास्टिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन इत्यादि तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं मांसपेशियों में। इसीलिए जो मांसाहारी होते हैं वो कम भोजन करके ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो शाकाहारी होते हैं उन्हें ज़्यादा भोजन करना पड़ता है क्योंकि पत्तियों में उतनी ज़्यादा प्रोटीन, उतने ज़्यादा विटामिन, उतने ज़्यादा आयरन्स, उतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें यह दानों में उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होते जितनी मात्रा में मांस में होते हैं। इसलिए उन्हें कम ज़्यादा भोजन करना पड़ता शाकाहारी को, और मांसाहारी को कम भोजन से ही ऊर्जा उतनी ज़्यादा मिल जाती है। इसीलिए जितने मांसाहार खाने वाले होते हैं देखिए ज़्यादातर वो फिट एंड फाइन पाए जाते हैं क्योंकि कम खा करके भी उन्हें ऊर्जा पर्याप्त मिल जाती है।
लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, पंडितों का स्वभाव ना प्रतिष्ठा बड़ी होनी चाहिए, तोंद निकली होगी तो सच्चा सच्चा पंडित लगेगा। तो वही स्थिति है कि वो शुद्ध शाकाहारी होगा तो ज़्यादा भोजन करेगा, ज़्यादा मीठा खाएगा, ज़्यादा उसको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा करने के लिए ज़्यादा, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इसका अर्थ यही, चूंकि वो इंटेस्टाइन बड़ी हो जाती है, भोजन ज़्यादा होगा। लेकिन जब मांसाहार खाएंगे तो कम भोजन में ज़्यादा ऊर्जा, प्रोटीन ज़्यादा है, ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल, तो उनका काम आसानी से हो जाता है। ठीक, इसका कोई लॉजिक उससे है नहीं प्रतिष्ठा से, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक मजाक के लिए है, तो जोड़ के मजा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मांसपेशियों में मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? जो लोग खाते हैं वो भी सही, जो नहीं खाते हैं वो भी सही, दोनों प्रकार के प्राणी धरती पे स्वीकार किए जाते हैं। तो दोनों अपनी अपनी सभ्यता के परिचय के हैं, तो अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार जीते रहें, किसी को कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं तो कम से कम जीव जंतुओं से मोहब्बत तो करिए, उन्हें खाइए मत अपने स्वाद के चक्कर में, ज़्यादा उचित है। लेकिन मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का दिल टूट सकता है कि कह रहे हैं नहीं खाने के लिए, नहीं खाओ भाई, कौन मना कर रहा है। ठीक, जानवर खाओ, मछली खाओ। पूरी क्षेत्र की गंदगी बरसात में बह के नदी में जाती है, उसे मछली साफ करती है, बाकी आगे डॉट 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 है। मांसपेशी की मायोफाइब्रिल्स में लंबाई भर के एकांतरित गहरी और हल्की अनुप्रस्थ पट्टियां होती हैं जो इसे रेखित बनाती हैं। अभिरंजित पेशियों में गहरी पट्टियां ए वाली गहरी होती है, आई वाली हल्की होती हैं। ए पट्टी जो मायोसिन की बनी होती हैं, जो आई पट्टी होती है वो एक्टिन की बनी होती हैं। इसीलिए इसमें एक्टिन और मायोसिन के कारण एक्टिन मायोसिन के फाइबर्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों वाले बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत आसानी से उसको समझेंगे, समझ जाएंगे। उसे हारमोनियम के फ्रिक्वेंसी से समझें या साउंड के वेवलेंथ से समझें, अलग अलग बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे उसको समझा जा सकता है। एनसीईआरटी वाला जब पढ़ेंगे तो उसको हम आपको समझाएंगे। उसमें चूंकि डायग्राम हमारे सामने दिखेगा ना, तो उसमें मैं आपको फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। बहुत आसान होता है, बहुत मज़ेदार है। और ए आई आप याद रख लीजिए, ए आई वहीं से निकल, ए आई मतलब ए आई जनरेटेड मोबाइल और आईपैड नहीं है। ए आई का मतलब यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन से। ठीक है, पेशी में विश्राम अवस्था से निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढक करके रखता है? तो ये तो आप सब जानते हैं, इसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन होता है। क्या होता है? ट्रोपोनिन होता है। कहिए तो पढ़ दें डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आसान है। पेशियों में पतले तंतु में 3 प्रकार के प्रोटीन बने होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन 2 प्रकार की होती हैं, यफ एक्टिन तथा जी एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन एक द्विसूत्री स्टैंड होता है। ट्रोपोमायोसिन में यफ एक्टिन संकुचन अवस्था में आपस में जुड़े होते हैं। ट्रोपोनिन के और ट्रोपोमायोसिन पर नियमित अंतराल पर जुड़े होते हैं। पेशियों में विश्राम अंतराल में ट्रोपोनिन के अणुओं में एक्टिन के मायोसिन के जुड़ने के स्थान ढके रहते हैं। पेशियों में संकुचन के समय ट्रोपोनिन के अणु ढकता है तथा एक्टिन व मायोसिन आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वही सेम प्रश्न वही है, बस अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह भाषा शैली से पूछा गया है। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है। अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयन बांध के आएगा। ऊपर वाले ने जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम दिया था उसी वाले ऑप्शन में। कह रहा सार्कोप्लाज्मा में, सार्कोप्लाज्मा मतलब मांसपेशी के ऊपर की जो झिल्ली होती है उसे सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्मा में जब कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाइयों में कैल्शियम आयन बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थलों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन में खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे एक्टिन तंतु ए बैंड की को केंद्र की ओर खींचते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है या संकुचित होता है। इससे आई बैंड की लंबाई ही कम होती है, जबकि ए बैंड ज्यों का त्यों रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली से डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम आयन पंप, सोडियम आयन पंप, जो है मैग्नीशियम आयन पंप। तो यहाँ पे सही आंसर है कैल्शियम आयन पंप। उसके बाद कह रहा है कि पीसितांश क्षेत्र में, पीसितांश मतलब सार्कोमियर के क्षेत्र में जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहाँ निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहता है? तो यहाँ पे नंबर बताने कितने होते हैं, 6 घेरे रहते हैं। कह रहा है पित्ताशय यानी साइकोमियर के क्षेत्र में एक मायोसिन तंतु, 6 एक्टिन तंतु,
से घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक एक्टिन तंतु 3 मायोसिन से घिरा रहता है। तो यहाँ पे एक को पूछा गया था तो वो 6 से घिरा रहेगा। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं। स्तन ग्रंथियां जो है श्वेत ग्रंथियों से रूपांतरित होती हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण से ही स्तन ग्रंथि का विकास होता है। स्तन ग्रंथियां एक प्रकार की रूपांतरित एक्रोक्राइन ग्रंथि होती हैं। ठीक है, एक्रोक्राइन ग्रंथि होती हैं। इनमें से स्रावित दुग्ध सर्वप्रथम कोशिका के अग्रभाग में एकत्रित होता है, जहां से पृथक हो जाता है और स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियां ऊतक की डर्मिस की गहराई में स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। फिर वही प्रश्न है एपोक्राइन ग्रंथि से, बस उसका भाषा शैली बदल गई। प्रश्न वही है, ये 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऊपर वाला 2005 में। ऊपर वाला भी टीजीटी का प्रश्न है, नीचे वाला भी टीजीटी का प्रश्न है। दोनों उत्तर प्रदेश के ही पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? सरल सर्की ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभी उपकला ऊतक, यानी विच एनिमल टिश्यू आर एसोसिएटेड विद द डिफ्यूजन ऑफ द फिल्ट्रेट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी जो क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस में कौन सा पाया जाता है? अब आसानी से बता ले जाएंगे। तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। 2011 के टीजीटी में प्रश्न पूछा गया। सरल सल्की ऊतक यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं तस्तरी या सल्क की भांत होती हैं, जो बहुभुजी होती हैं, जैसे कि टाइल्स के ऊपर मोजाइक जैसे दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें पॉइबेट उपकला भी कहते हैं। पदार्थों के विसरण और निस्यंदन के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी एक दूसरे का कार्य करती हैं। लचीली उपास्थि दिखाई देती है। लचीली उपास्थि इलास्टिक कार्टिलेज आर सीन इनटू द ईयर पिन्ना ऑफ मैमल। ईयर पिन्ना जो ये ललरी होती है ना, ये उपास्थि की बनी होती हैं, और इसको आप ऐसे मोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं मोड़ के कैसे दिखाऊं, यहाँ पे तो कैमरा चल नहीं रहा है, तो इसको मोड़ करके आप देख सकते हैं। अपना कान पकड़िए, ऐंठिए, देखिए मुड़ जाएगा। तो वो जो नीचे लटका हुआ ना, उसे एयर पिन्ना कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को छोटा होगा तो अपना खींच खींच के बड़ा कर लें, और जिन लोगों को बड़ा है वो अपना जो है और बड़ा कर लें। उपास्त विशेष प्रकार के कोमल कंकाली संयोजी ऊतक होते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हाइलाइन उपास्त, ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, पसलियों, नासिकापट्ट तथा कंठ में पाए जाते हैं। रेशेदार उपास्त, ये स्वयं 2 प्रकार की होती हैं। श्वेत रेशेदार, ये कोशिकाओं के बीच में प्यूबिक सिम्फोसिस में पाए जाते हैं। पीले, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव, बाह्य कर्ण नलिका, यू स्टेचियन नली, एपिग्लाटिस तथा नासाग्र पर पाए जाते हैं। कैल्शियम युक्त उपास्त, ये अंश मेखला में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्त युक्त जोड़े पाए जाते हैं? उपास्त युक्त जोड़े पाए जाते हैं। कार्टिलेज जॉइंट आर फाउंड इनटू द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये हो जाएगा बिटवीन 2 वर्टिब्री, 2 वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज जॉइंट पाई जाती है। उपास्थ उत्पादित की जाती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपको बताना है कि उपास्थियाँ किसके द्वारा बनी होती हैं। ये प्रश्न, तो आपका आंसर बहुत आसान है, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।